इंडक्टर्स ये टॉपिक होगा हमारा इस वीडियो में। इसमें हम दो पॉइंट्स देखेंगे, इंडक्टेंस और दूसरा इंडक्टर्स। इसके अलावा ये खत्म हो जाने पर हम पिछले वीडियो में का रिकैप में रह गया था हमारा गेन स्टेबिलिटी, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसका एक्सप्लेन करने का रह गया था। तो इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक पहले हम देखेंगे इंडक्टर्स। पहला जो है इंडक्टेंस, इसमें भी दो प्रकार रहते हैं इंडक्टेंस में। पहला है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस उसको हम सिंपली इंडक्टेंस बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही। अब ये क्या होता है, यहाँ पे इंडक्टेंस जो कहा था उसको कॉइल भी बोल सकते हैं। समझो ये इंडक्टर है और इधर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट आए इधर से जा रहा है, ये इनकमिंग या आउटगोइंग, और ये इंडक्टर है। जब करंट फ्रॉम वोल्टेज सोर्स या फिर सर्किट में से आएगा इंडक्टर की तरफ, और जब करंट इंडक्टर्स में से पास होता है तब इसके सराउंडिंग में, इसके अराउंड इंडक्टर के और थ्रू इंडक्टर के जो टर्न्स है उनके भी गैप में से या यहाँ से भी ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जब करंट इसमें से पास होता है। जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो मैग्नेटिक जो तैयार हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, यानी कि उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं आते। जब करंट में कुछ चेंजेस आते हैं यानी कि करंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि कम ज्यादा करंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी कि वो उसके अकॉर्डिंग उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, एक कम ज्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है, जो कि ऑपोजिट पोलैरिटी वाला होता है। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर प्लस रहेगा और इधर माइनस रहेगा, यानी कि जो वोल्टेज सोर्स के या फिर जो सर्किट के जो पोलैरिटी है उसके ऑपोजिट पोलैरिटी वाला ईएमएफ इंड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर। वो ईएमएफ या फिर उसको ईएमएफ को वोल्टेज बोलते हैं। वो वोल्टेज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जिसमें वो जो करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उसको क्या करता है, वो अपोज करने लगता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस बोलते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल्स और इंडक्टर्स टू अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट बाय इट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना करंट चेंज होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा। जितना करंट इंक्रीज होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज होगा, जितना करंट डिक्रीज होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका एक ये रहता है, टेंडेंसी रहता है कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ ये क्या करता है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, और जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ उसको बढ़ाने की, इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो ये ऑपोजिट बिहेवियर करता है करंट के साथ। तो E is directly proportional to di by dt, so that E is equal to L into di by dt। फिर L की वैल्यू क्या रहेगी, so that L is equal to E upon di by dt। तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मिल गई और ये इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फिर E is equal to induced EMF in the coil with opposite polarity di by dt is equal to rate of change of current passing through coil
L जो है a constant of proportionality, that is inductance of the coil, inductance और self inductance। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि इंडक्टेंस ए कॉइल इटसेल्फ इंड्यूस करता है उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी एल की वैल्यू बाय फिजिकल फैक्टर्स भी हम देखेंगे। इंडक्टर या कॉइल क्या रहता है, इस तरह कॉइल एक वायर रहता है, उसको वाउंड किया जाता है कोर के ऊपर, ये लेंथ रहेगा जिसके ऊपर वायर वाउंड किया हुआ है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द कोर, और ए एन रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बाय फिजिकल फैक्टर्स ऑफ कॉइल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। डेफिनेशन के जरिए और फिजिकल फैक्टर्स के जरिए हम इंडक्टर की इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू रहती है, ए फिक्स वैल्यू रहती है 4.7 इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। एल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल varies as directly proportional to relative permeability of core material, directly proportional to area of cross section of core, directly proportional to square of number of turns of coil, and inversely proportional to the length of the core। इंडक्टर का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, उसके हिसाब से फिजिकल फैक्टर उसके आधार पर भी हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रिलेटिव परमेबिलिटी, कोर मटेरियल का जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उससे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ ऑफ द कोर। अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सिर्फ एक इंडक्टेंस नहीं, इससे दो इंडक्टेंस रहते हैं, इसमें इंडक्टर्स या कॉइल्स रहते। जब दो इंडक्टर्स या कॉइल्स एक दूसरे के करीब लाते हैं, ये टू कॉइल्स और इंडक्टर्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे इंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा ए मैग्नेटिक फील्ड इसका एम, कैपिटल एम। जब दो कॉइल्स एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब रखते हैं, तो उसमें इंडक्टेंस जो प्रोड्यूस होता है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट N1 में से पास होगा, तो उसके कारण इसमें जो फ्लक्स लिंकेजेस में जो चेंजेस होंगे, उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस जो हुआ है N2 के कॉइल 2 के साथ, उसमें जो चेंजेस आएंगे, तो उसके कारण जो है वो N2 यानी कि कॉइल 2 सेकंड नंबर कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और उसके कारण इसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इफ टू कॉइल्स आर प्लेस्ड नियर ईच अदर, देन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस द ईएमएफ इन अनदर कॉइल। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तीन तरह से देते हैं बाय फिजिकल फैक्टर। एम इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर ए N1 N2 डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। अभी ये सेम एज सेल्फ इंडक्टेंस की तरह फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें एन स्क्वायर की जगह नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 1 और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल 2, इसमें इतना डिफरेंस है, इसको ऐड किया है। तो और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ए लिंक्ड हेयर, इसमें क्या है, हेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ
magnetic path. Mutual inductance varies with inversely with length of magnetic path. अभी इसको हम डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं. EMF induced in second coil is directly proportional to the rate of change of current passing through the first coil. EMF induced सेकंड कॉइल में जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो फर्स्ट कॉइल में पास होता रहता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहता है. सपोज EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल E2 है तो क्या होगा इक्वेशन? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू di by dt. E2 इज इक्वल टू m into di by dt. So that m is equal to E2 अपॉन di by dt. ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला. अभी इसमें थर्ड फैक्टर भी इसमें डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. इसको हम के से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. म्यूचुअल इंडक्टेंस में है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो ये इसको के से डिनोट किया जाता है. और ये क्या रहता है कि समझो यहाँ पे इस डायग्राम में ये फर्स्ट कॉइल 1 का जो फ्लक्स है वो अगर इस कॉइल 2 के टर्न से यानी कि कॉइल 2 से अगर वो कनेक्ट नहीं हो पाया, यानी कि एक भी जो फ्लक्स है वो कनेक्ट इससे कॉइल 2 से नहीं कनेक्ट हो पाया तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू 0 रहती है. जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस जो है वो एक भी लिंक नहीं हो पाया तो के की वैल्यू 0 होती है. और जब सभी लिंक हो जाते हैं, सभी जो फ्लक्स है इसके उसके लिंकेजेस N2 के सभी टर्न्स से हो जाते हैं तो के की वैल्यू 1 हो जाती है. तो उसको यूनिटी कपलिंग बोलते हैं. अभी यूनिटी कपलिंग क्या है? रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लक्स लिंकेजेस टू द मैक्सिमम थ्योरेटिकल फ्लक्स लिंकेजेस यानी कि इसके जो फ्लक्स लाइन्स है वो कॉइल 2 के टर्न्स को लिंक होना, इसका मतलब. तो ये अगर इसका वैल्यू 1 हो जाती है यानी कि रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लक्स लिंकेजेस टू द मैक्सिमम थ्योरेटिकल फ्लक्स लिंकेजेस, इसको इसकी अगर वैल्यू 1 होती है तो ये इसको हम यूनिटी कपलिंग कहते हैं, यूनिटी कपलिंग. मगर ये इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये संभव नहीं है. इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यूनिटी होती है, यानी कि नियरली इक्वल टू 1 होती है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1. यूनिटी कपलिंग संभव नहीं है. इसमें जो है फिर के क्या जब के जो है यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसकी वैल्यू 1 कब होती है? जब सभी all the flux linkages with all turns of another coil or no flux linkages with all turns of another coil. इन टर्न दूसरे another coil, एक दूसरे coil के ऊपर के जो टर्न्स है उसमें कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होना, ना इधर सिंगल फ्लक्स लिंक है, एक भी लिंक नहीं हुआ तो के की वैल्यू 0 हो जाती है. इस इफेक्ट को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं. जो पहले कॉइल 1 के जो फ्लक्स लिंकेजेस है और दूसरे कॉइल के टर्न्स को लिंक होना, उसको ही हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं.
तो ये इफेक्ट को ही हम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। तो इसकी वैल्यू दिया जाता है k इज इक्वल टू m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, सो दैट अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की थर्ड वैल्यू निकल के आएगी m इज इक्वल टू k इंटू L1 L2। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की थर्ड वैल्यू है और एक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की डेफिनेशन है। ये फॉर्मूला है फिजिकल फैक्टर्स के जरिए, जैसा कि यहाँ पे साथ ही साथ ए उसके बाय डेफिनेशन यहाँ पे भी निकाल सकते हैं और ईएमएफ इंड्यूस्ड भी निकाल सकते हैं इन सेकंड कॉइल। और थर्ड फार्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ये फार्मूला है m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की फार्मूला है और उसके जरिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं m इज इक्वल टू k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। ये थर्ड फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का। एयर कोर इंडक्टर्स में k की वैल्यू बहुत ही कम रहते हैं, नियरली अबाउट 0.002 to 0.3। और आयरन कोर इंडक्टर में k की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आयरन कोर में ज्यादा रहता है, नियरली इक्वल टू 1 रहता है, प्रोवाइडेड दैट द टू इंडक्टर्स आर ऑन सेम कोर। एयर कोर हो या फिर आयरन कोर, इसमें दोनों भी कॉइल ए आर प्लेस्ड ऑन सेम कोर। उसी कोर पर दोनों कॉइल्स प्लेस होना चाहिए या फिर दोनों कॉइल्स को सेम कोर पर वाउंड किया जाना चाहिए। आर प्लेस्ड, उसको वाउंड बोलेंगे, आर वाउंडेड ऑन सेम कोर। हमारा सेकंड पॉइंट है इंडक्टर्स का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या, इंडक्टर के 3 टाइप्स रहते हैं, एयर कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर, थर्ड है फेराइट कोर इंडक्टर। इंडक्टर में 2 टाइप्स है मेन, फिक्स्ड इंडक्टर्स और दूसरा है वेरिएबल इंडक्टर्स। फिक्स्ड इंडक्टर्स में 3 टाइप्स रहते हैं, एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर। अभी इंडक्टर्स में सिंपली 2 ही मटेरियल रहते हैं, एक वायर रहता है और दूसरा वाउंडेड, जो कि कोर पर वाउंडेड किया जाता है, वायर रहता है और दूसरा रहता है कोर या फॉर्मर। अभी पहला है एयर कोर इंडक्टर। अभी इसमें वायर वाउंडेड ऑन फॉर्मर मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी कार्डबोर्ड। उसके ऊपर वायर वाउंड किया रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर को टर्न करके वाउंड किया जाता है फॉर्मर के ऊपर, जो कि एक ऑर्डिनरी कार्डबोर्ड से तैयार किया होता है एयर कोर में। इसमें इसकी इंडक्टेंस वैल्यू वेरी लेस रहते हैं। इंडक्टेंस वैल्यू इसको EL बोलते हैं हम, ए लो रहती है, लेस ए वेरी लो रहती है और इसमें लॉसेस निग्लिजिबल रहते हैं और ये इसका यूज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में करते हैं, आगे फ्रीक्वेंसी। ऐसा रहता है उसका स्ट्रक्चर। एक कोर और फॉर्मर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, एक कॉइल है। आयरन कोर इंडक्टर में क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंडेड ऑन सॉलिड और लैमिनेटेड आयरन कोर। इसमें इसकी इंडक्टेंस वैल्यू ज्यादा रहती है। अभी एल से डिनोट करूंगा, ए हाई रहती है
और इसमें एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट का मतलब क्या है, ये सॉलिड आयरन के जो है थिन शीट्स ऑफ लैमिनेशंस होते हैं ऑफ आयरन प्रेस्ड टुगेदर, जो एक साथ प्रेस किए जाते हैं मगर सेपरेट किए जाते हैं, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ उसको एक दूसरे के उन थिन लैमिनेशन शीट्स को सेपरेट किया जाता है। तो इस ये जो लैमिनेशन करने का मकसद क्या रहता है कि ये एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, जिससे हमारा एडी करंट लॉसेस है वो बहुत कम हो सके, वेरी वेरी लो हो सके। और इसका इंडक्टेंस वैल्यू हाई रहता है, यल हाई रहता है। और अगर इसको ये सॉलिड आयरन कोर को अगर इस साइड से दोनों एंड से अगर उसको दोनों एंड से इन कॉइल के टू साइड्स के ऊपर लगवाया जाए तो उसको चोक बोलते हैं, दोनों एंड से। इसमें क्या होता है कि ये वायर जो वाउंड हुआ होता है वो उसके सेंटर में कोर तो रहता है, साथ ही साथ दोनों साइड्स वायर कॉइल वायर के दोनों साइड्स से भी वो लैमिनेटेड रहते हैं उसी मटेरियल से, आयरन मटेरियल से। तो इसको हम चोक बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम चोक बोलते हैं। जो कुछ इसको उस तरह भी बनाया जाता है और वो क्या करते हैं कि एसी को ब्लॉक करते हैं और डीसी अलाउ करते हैं उसमें से पास होने के लिए, उनको ही हम चोक बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एएफसी ऑडियो फ्रीक्वेंसी चोक और आरएफसी रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक। लेकिन ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं आरएफसी के मुकाबले। और उसका स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने दिखाया उस प्रकार, मैं चोक उसका डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको ठीक से। इस तरह होता है, सेंटर में भी कोर रहता है और साइड से भी कोर रहता है, और वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इसके बीच में रहते हैं। सॉरी, यहाँ पे के की वैल्यू एयर कोर इंडक्टर में 0.002 नहीं है, यहाँ पे 0.05 है। तो 0.05 टू 0.3। अभी फेराइट कोर, इसमें कोर के तौर पर इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज फेराइट से फेराइट कोर का यूज होता है। फेराइट कोर, इसमें क्या रहता है कि फाइन फेराइट पाउडर ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल एम्बेडेड इन इंसुलेटिंग बाइंडर मटेरियल। तो फेराइट कोर को कैसा बनाते हैं, इसका कोर किस तरह का होता है कि एक फाइन फेराइट पाउडर फेराइट पाउडर रहता है, जो पाउडर आयरन, वो पाउडर आयरन के हो सकते हैं, कोबाल्ट या निकेल पाउडर हो सकते हैं, जो कि इंसुलेटिंग बाइंडर में एम्बेड किया जाता है उसको, यानी कि उसमें मिक्सिंग किया जाता है इंसुलेटिंग बाइंडर मटेरियल में, और उससे वो फेराइट कोर बनाते हैं और उसके ऊपर वायर वाउंड करते हैं। तो फेराइट कोर इंडक्टर बनते हैं। इसकी इंडक्टेंस वैल्यू वेरी हाई रहती है, इंडक्टेंस वैल्यू वेरी हाई। इसमें एडी करंट लॉसेस और हाइस्टेरिसिस लॉसेस निग्लिजिबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका ये यूज्ड इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, बिल्ट इन रेडियो एंटीना रिसीवर्स में यूज किया जाता है। एंटीना रिसीवर टू पिक अप रेडियो सिग्नल्स।
रेडियो सिग्नल को पिकअप करने के लिए ये रेडियो बिल्ट इन रहते हैं रेडियो एंटेना रिसीवर्स में। टाइप है वेरिएबल इंडक्टर्स। इसमें 3 टाइप्स है। ये फेराइट कोर के रहते हैं फिक्स्ड इंडक्टर्स में। उसको कैसा डिनोट, ये एयर कोर का सिंबल है, एयर कोर। ये फेराइट कोर का सॉरी आयरन कोर का सिंबल्स, आयरन कोर का। और ये फेराइट कोर को इस तरह डिनोट करते हैं, फेराइट कोर फिक्स्ड इंडक्टर्स को। अभी वेरिएबल इंडक्टर्स सेकंड। 3 टाइप्स के होते हैं वेरिएबल इंडक्टर्स। लाइक फिक्स्ड इंडक्टर्स ही होते हैं, लेकिन इनका कोर जो होता है, कोर को हम वेरिएबल बना देते हैं या एडजस्टेबल किया जाता है। इसके कारण ये वेरिएबल इंडक्टर्स कर दे। तो 3 तरीके से किया जाता है। टैपिंग के जरिए, टैपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर टू वारी द इंडक्टेंस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग वारी करने के लिए इसमें टैपिंग क्या होता है। या फिर स्लाइडर मूव्स ऑन टर्न्स ऑफ वायर टू वारी इंडक्टेंस वैल्यू को वारी करने के लिए स्लाइडर का यूज किया जाता है, जो वायर के टर्न्स के ऊपर मूव किया जाता है। या फिर थर्ड जो है वो फेराइट स्क्रब का यूज किया जाता है, स्क्रूड इन टर्न्स ऑफ वायर वाउंड इन और आउट। फेराइट स्क्रब रहता है और उसको वायर वाउंड रहता है, उसके टर्न्स के अंदर या फिर उसके टर्न्स के बाहर साइड को स्क्रू के जरिए उस स्क्रब को फिट किया जाता है। तो इस तरह 3 वेज में उसको हम उसका इंडक्टेंस वेरी कर सकते हैं। ये लार्ज इंडक्टेंस रहते हैं, लार्ज इंडक्टेंस कॉइल्स। इस तरह इसका सिंबल्स है फेराइट कोर वेरिएबल इंडक्टर का। और ये लार्ज इंडक्टेंस कॉइल्स को इसको इस तरह टैपिंग किया जाता है। ए बी और सी लार्ज इंडक्टेंस कॉइल्स है, जिसमें टैपिंग या स्लाइडर का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो है, जो अनयूज्ड टर्न्स ऑफ वायर है उसको शॉर्टेड किया जाता है, ताकि जो हम यूज्ड टर्न्स है वो ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह वर्क ना कर सके। उससे प्रिवेंट करने के लिए हम अनयूज्ड टर्न्स को हम लार्ज इंडक्टेंस कॉइल्स में बी और जैसे यहाँ पे बी में दिखाया है या और सी में दिखाया है, तो उसको हम शॉर्टेड करते हैं। यहाँ पे स्लाइडर मूव करते हैं या सी में स्लाइडर, उसके जरिए हम इंडक्टेंस वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टैपिंग करते हैं, तो इस तरह। और ये वेरिएबल इंडक्टर्स यूज्ड इन ट्यूनिंग एंड फिल्टर सर्किट्स में यूज होता है। ट्यूनिंग एंड फिल्टर सर्किट्स, इसमें वेरिएबल इंडक्टर्स का यूज किया जाता है। Gain stability. We know that A dash is equal to A upon 1 plus beta A. Taking logs on both sides, log A dash is equal to log A minus log of 1 plus beta A. Differentiating both sides, dA dash upon A dash is equal to dA upon A minus into bracket A into d beta upon 1 plus beta A plus beta into dA upon 1 plus beta A, bracket complete.
डी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए माइनस बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए. Since derivative of beta is equal to 0, that is d beta is equal to 0, because in feedback network we use always stable elements like resistors, capacitors and inductors. इसलिए प्लस माइनस 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 बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए. डी ए कॉमन निकलता है, तो डी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू डी ए इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन ए माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ए. आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन डी ए डैश अपॉन ए डैश is equal to 1 upon 1 plus beta a multiplied by dA upon a. Here dA dash upon a dash fraction change in amplifier gain with feedback. dA upon a fractional change in voltage gain without feedback. और ये जो टर्म है a 1 upon 1 plus beta a जो है इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी. यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू क्या आएगा फिर टी ए डैश अपॉन ए डैश डिवाइडेड बाय डी ए अपॉन ए. सेंसिटिविटी टर्म ये रेशो है, रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन एम्पलीफायर गेन विथ फीडबैक टू द परसेंटेज चेंज इन एम्पलीफायर गेन without feedback. Sensitivity is equal to dA dash upon a dash divided by dA upon a is equal to 1 upon 1 plus beta a. और इसका जो रेसिप्रोकल है, इसके रेसिप्रोकल को डिसेंसिटिविटी बोलते हैं. ए इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स वोल्टेज गेन रिड्यूस्ड ड्यू टू फीडबैक. डिसेंसिटिविटी इज इक्वल टू dA upon a divided by dA dash upon a dash is equal to 1 plus beta a. In general, sensitivity is nearly equal to a dash upon a and desensitivity is nearly equal to a upon a dash. यहाँ पे हमने log ही क्यों लिया और डिफरेंशिएट क्यों किया, इसकी वजह यह है कि समझो इनपुट में हमने ये सिग्नल दिया एम्पलीफाई ओके, इधर आउटपुट में ए सिग्नल हमको मिला. लॉग क्यों यूज करते हैं? लॉग अभी हमको बोला है कि स्टेबिलिटी निकालो गेन की इनपुट का, और आउटपुट में जो चलने वाला सिग्नल है वो टाइम के हिसाब से एक कंटिन्यूस सिग्नल चलता है. तो हर एक पॉइंट का डाटा कोऑर्डिनेट्स वो अलग अलग रहता है. तो हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हमको पूछा गया कि उसका डाटा निकालो तो वो कुछ पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हम ऐसे सिचुएशन में लॉगरिथम फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को लिनियर सिंपल फॉर्म में लाता है. साथ ही साथ डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का यूज हम पर्टिकुलर पॉइंट इनपुट का यहाँ पे है, करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर यहाँ पे है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डाटा है या फिर कोऑर्डिनेट से कितना डिफर करता है वो उसको देखने के लिए हम डिफरेंशिएशन फंक्शन का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए. इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन करने के लिए पर्टिकुलर डाटा का, तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. डेरिवेटिव में क्या रहता है कि एक पूरा दो सिग्नल नहीं, इनपुट और आउटपुट नहीं, सिर्फ आउटपुट में एक ही सिग्नल में हमको पूछा गया है कि पर्टिकुलर पॉइंट का डाटा निकालो. उसी पॉइंट का पर्टिकुलर डाटा निकालने के लिए डेरिवेटिव फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि वो डेरिवेटिव है ना वो टाइम टी का ये पॉइंट, तो इसके लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर डाटा को निकालने के लिए. और इंटीग्रेशन का यूज हमको करना पड़ता है. समझो पूछा गया कि इस डोमेन से यहाँ तक का डाटा पूरा निकालो, तो एज अ होल हमको अगर डाटा निकालना पड़े या वैल्यू निकालना पड़े तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो इसीलिए इसको पहले सिंपल लिनियर फॉर्म में लिया, इसके लिए लॉग फंक्शन का यूज किया. साथ ही साथ हमको कंपैरिजन करना है ना गेन स्टेबिलिटी,
इससे ये कितना डिफर करता है पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट से, तो उसको निकालने के लिए हम कितना गेन, यानी कि गेन कितना कम हुआ ज्यादा हुआ और देखने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट का कितना ये हो। और यहाँ पे लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ए, यानी कि लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन, ये लॉगरिथम का रूल है कि लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग ए माइनस लॉग 1 प्लस बीटा ए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएट तो ये डी बीटा, यानी कि अगर हम कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है कोई वैल्यू, तो डिफरेंस तो नहीं दिखाएगा ना। कांस्टेंट 5 और 5, इसमें क्या डिफरेंस है, तो 0 है ना। तो ये सेम टर्म डी बीटा है, तो ये बीटा कांस्टेंट रहने की वजह से डी बीटा की वैल्यू 0 रहती है, तो ये पूरा टर्म 0 होता है। तो प्लस माइनस माइनस, तो डी ए अपॉन ए माइनस बीटा डी ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। डी ए कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन ए माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया तो ये एक्सप्रेशन आता है डी ए डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए मल्टीप्लाइड बाय डी ए अपॉन ए। ये टर्म जो है 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए, ये सेंसिटिविटी है जो कि इसका रेशियो रहता है फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विद फीडबैक टू द फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विदाउट फीडबैक। और उसका जो रेसिप्रोकल है वो डिसेंसिटिविटी है। 1 अपॉन सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिसेंसिटिविटी। और डिसेंसिटिविटी ये टर्म ये कितना फीडबैक के कारण कितना वोल्टेज गेन रिड्यूस होता है, रिड्यूस हो गया, उसको ये शो करता है, इंडिकेट करता है। ये प्रूव हो चुका कि सेंसिटिविटी इज नियरली इक्वल टू ए डैश अपॉन ए, यानी कि रेशियो विद फीडबैक टू द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक का है सेंसिटिविटी। और डिसेंसिटिविटी इज नियरली इक्वल टू रेशियो ऑफ वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक टू द वोल्टेज गेन विद फीडबैक। इन नेगेटिव फीडबैक गेन स्टेबिलिटी, यानी कि हमारा वोल्टेज गेन भी रिड्यूस होता है, और लेकिन स्टेबिलिटी कंटिन्यू स्टेबल रहती है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में समझो डी ओरिजिनल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन सिग्नल और डी डैश है आउटपुट डिस्टॉर्शन सिग्नल विथ फीडबैक। तो समझो डी डैश है वो x मल्टीप्लाइड बाय डी, x इंटू डी ये है। x फ्रैक्शनल वैल्यू है या पूरा वैल्यू है, x की वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा। तो अभी x की वैल्यू निकालने के बाद d डैश का वैल्यू आता है, d डैश इज इक्वल टू x इंटू डी। अभी ये सिग्नल जो है d डैश इज इक्वल टू x इंटू डी, ये आउटपुट में चला गया है। इसका जो फ्रैक्शन है बीटा वो हमने फीडबैक नेटवर्क को दिया। द फ्रैक्शन ऑफ d डैश गिवन टू इनपुट इज इक्वल टू बीटा d डैश इज इक्वल टू बीटा एक्स डी। इनपुट को दिया हमने बीटा एक्स डी। अभी आफ्टर एम्प्लीफिकेशन कितना होगा, एम्पलीफायर हो जाएगा ये सिग्नल बीटा एक्स डी, और आफ्टर एम्प्लीफिकेशन बीटा एक्स डी इंटू ए। ये क्या है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। ये सिग्नल पूरा आउटपुट हो जाएगा। अभी ये जो सिग्नल है ये नेगेटिव फीडबैक होने के कारण क्या रहता है, ये सिग्नल ए इनपुट के एंटी फेज में रहता है। ओरिजिनल डिस्टॉर्टेड सिग्नल डी था, नया डी डैश क्या होगा, डी माइनस पूरा फीडबैक का सिग्नल है विथ एम्प्लीफिकेशन, और ये एंटी फेज में रहेगा ओरिजिनल डिस्टॉर्टेड सिग्नल डी के। तो डी माइनस बीटा एक्स डी ए, तो ये आउटपुट हमारे को आएगा आउटपुट डिस्टॉर्टेड सिग्नल डी डैश। d dash is equal to x into d. Put this value in equation this 2 में, तो x into d is equal to, यहाँ पे हम d कॉमन निकालेंगे, d into 1 minus beta x a। LHS RHS dd gets cancelled, तो x is equal to 1 minus beta x a, x plus बीटा एक्स ए इज इक्वल टू 1।
x कॉमन निकालेंगे 1 प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 1। अभी x की वैल्यू निकल के आएगी 1/1 प्लस बीटा ए। तो ये जो x की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे सो दैट d डैश इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना है 1/1 प्लस बीटा ए 1/1 प्लस बीटा ए इंटू डी। तो d डैश की वैल्यू कितना आएगी फिर d/1 प्लस बीटा ए। 1 प्लस बीटा ए ये जो है x की वैल्यू डिनोमिनेटर साइड में गई। इसका मतलब क्या है कि x जो था ये फ्रैक्शनल फैक्टर था। तो अगर फ्रैक्शनल अभी d डैश है d डैश इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 मीन्स d डैश की वैल्यू 1 आएगी। और वही जो है अभी 0.5 यानी कि 1/2 था ना 1/2। तो वही d डैश की अगर ये फ्रैक्शनल है 0.5 मीन्स 1/2। तो 1/2 इंटू 2 यानी कि ये अगर 2 डिनोमिनेटर साइड में गया यानी कि फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया या फिर डिनोमिनेटर साइड में 2 गया तो d डैश की वैल्यू ये डिक्रीज होती है। और यहाँ पे अगर वही 2 मल्टीप्लाई हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है पूरी संख्या है यहाँ पे 2 अगर उससे मल्टीप्लाई होगा तो d डैश की वैल्यू 4 आती है यानी कि d डैश की वैल्यू इंक्रीज होती है। वैसे ही यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू है x की d डैश की वैल्यू डिस्टॉर्शन सिग्नल विथ फीडबैक। तो ये इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है यहाँ पे इस फॉर्मूला के जरिए। हेंस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल विथ नेगेटिव फीडबैक हैज बीन रिड्यूस होता है।